जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने इस लेक्चर में आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ही बहुत ही शानदार चैप्टर्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम लोग इस तरह माने कि जेनेटिक्स का अध्ययन करने वाले हैं, हम लोग आनुवंशिकी का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर जेनेटिक्स की बात किया जाए तो जेनेटिक्स से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वेरिएशन क्या है, इवोल्यूशन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, या इनहेरिटेंस क्या है, या हेरिडिटी क्या है। इन सारे कन्फ्यूजनों को हम लोग यहाँ दूर करेंगे इस लेक्चर में। और बहुत ही शानदार चैप्टर है, पूरे चैप्टर का अध्ययन हम लोग करेंगे। और आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जेनेटिक्स के जानेंगे, जो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। हेरिडिटी का अध्ययन करना और इसका वेरिएशन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। सबसे पहले हेरिडिटी की हम बात करें, कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या जनरेशन टू अदर और अदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग ऐसे नॉर्मली कहते हैं कि बच्चा का जो नाक है वो इसके मम्मी पे गया है, घुघराला बाल जो है इसके पापा की तरह है, इसकी आंखें जो भूरी हैं ये इसकी तरह है, इसके दादाजी की तरह है। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी लक्षण जो हैं वो ट्रांसफर हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यानी माता पिता के जो कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। और उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी कहते हैं, यानी ट्रांसमिशन, कैरेक्टर ट्रांसमिट हो, और उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। मतलब आप इस तरह भी कह सकते हो, इसे डिफाइन कर सकते हो, द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, यानी एक बच्चे में और जिनसे वो उत्पन्न हुआ है उनमें क्या संबंध है, उस संबंध के स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं। मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं कि हम में और हमारे पिताजी में क्या संबंध है, क्या कोई ऐसा लक्षण है जो उनके द्वारा हमें मिला हुआ है। जैसे हमें जमीन जायदाद जो होते हैं वरासत में मिलते हैं, इसी तरह कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें अपने माता पिता के द्वारा हमें मिलते हैं। तो यानी जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें वेरिएशन की अगर बात करें तो कह रहा है डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजनी एंड पेरेंट्स, यानी जो प्रोजनी है, आने वाला जनरेशन है, या जो जनरेशन उत्पन्न हुआ है, जो पीढ़ी आया है, उसमें और उसके पेरेंट में क्या डिफरेंसेज है, क्या डिफरेंसेज हैं। तो अगर हम बात करें इस तरह, तो हर व्यक्ति का जो डीएनए होता है 99.9% जो होता है वो सेम होता है। केवल 0.1% जो सीएनए होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये वेरिएशन काज करता है। यानी हमारे में और हमारे पिताजी में सारे के सारे कैरेक्टर तो नहीं मिल रहे हैं। अगर सारे के सारे मिल जाते तो हम क्लोन हो जाते, यानी सेम टू सेम कॉपी हो जाता, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो नहीं मिलते हैं, और ये वेरिएशन काज करता है कौन? 0.1%। तो जो एक कोई भी प्रोजनी है उसमें और उसके पेरेंट में जो डिफरेंसेज हैं, उस डिफरेंसेज को ही क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का अपना बहुत बड़ा रोल है, क्या कि ये हर जनरेशन में वेरिएशन आता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट्स।
तो जीवों को मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन में एडाप्टेशन में मदद मिलता है। किसमें? एडाप्टेशन में मदद मिलता है। और एडाप्टेशन अगर हो रहा है, देखिए वेरिएशन की अगर बात करें तो इसी से एक्यूमुलेट कर दिया जाए। अगर इवोल्यूशन को डिफाइन किया जाए तो कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन, यानी जोड़ दिया जाए किसको? वेरिएशन को, यानी जो कई पीढ़ियों में वेरिएशन होता जा रहा है। सपोज डेट 100 प्रोजेनी मान लीजिए आप कि 100 पीढ़ियां आई हैं, तो पहले पीढ़ी से हर पीढ़ी में कितना 0.1% का अगर डिफरेंसेज आ रहा है, और उस डिफरेंसेज को अगर जो 100वें पीढ़ी उत्पन्न हुई है इससे और जो पहली पीढ़ी स्टार्ट हुई थी इससे, अगर अब हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिलान करेंगे, तो यहाँ हर पीढ़ी में 0.1% का डिफरेंसेज आता गया है। ठीक, तो आप देखेंगे क्या कि इस जो 100वां पीढ़ी है इसमें बहुत सारे डिफरेंसेज आपको नजर आएंगे। तो ये जो वेरिएशन है ये इंपॉर्टेंट है फॉर इवोल्यूशन के लिए, यानी विकास के लिए किसका आवश्यकता है? वेरिएशन की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों पॉइंट्स शायद आप समझ पाए होंगे, 2 पॉइंट्स। बट इसमें एक और आता है म्यूटेशन। क्या आता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? देखिए, इवोल्यूशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड लॉन्ग टाइम ड्यूरेशनल। ये क्या है? बहुत स्लो होता है, यानी 0.1% का वेरिएशन आया और हर पीढ़ी में आता गया 100 पीढ़ी 500 पीढ़ियों के बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पूर्वज इस तरह के थे और आज के लोग इस तरह हैं। तो ये क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। बट वही म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सडनली चेंज, यानी जीन के सीक्वेंस में क्या हो, सडनली चेंज आ जाए। एक पीढ़ी में कुछ दूसरे तरह के लोग हैं, कैरेक्टर उनका दूसरे तरह का है, और जो आने वाला जनरेशन हुआ उनमें क्या हुआ कि दूसरे। आप देखते होंगे हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनमें 6 उंगलियां पाई जा रही हैं। 6 उंगलियां क्या, अगर देखा जाए तो अभी एक व्यक्ति से मैं मिला, देखा हूं कि उसके ये जो 4 फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स जस्ट डबल है, यानी 8 कितने हैं? 8 है। तो ये क्या है? म्यूटेशन है, यानी सडनली अगर कोई चीज चेंज हो जाए हमारे बॉडी में तो म्यूटेशन काज करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में डिटेल। तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू और अदर, मतलब कह रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर क्या हो, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हेरिडिटी बोलते हैं। उसके बाद में वेरिएशन क्या है? जो एक प्रोजनी है और उसके आने वाले प्रोजनी में, या आप इस तरह समझ सकते हैं पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में क्या जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उनको हम वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो इसे इनहेरिटेंस भी बोला जाता है ना। इनहेरिटेंस क्या है? जो ट्रांसमिट हो रहा है कैरेक्टर, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिट्स, यानी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसके प्रोसेस को, किसको? प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो पाया होगा कि जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सॉरी वेरिएशन, यानी हेरिडिटी और वेरिएशन के अध्ययन को ही जेनेटिक्स बोला जाता है। तो हेरिडिटी क्या होता है? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन किसे बोलते हैं? वेरिएशन हम किसे बोलते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डिफरेंसेज होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो भिन्नताएं आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? हेरिडिटी जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यानी जो ट्रांसमिटेड होने का प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है क्या? जो है इनहेरिटेंस बोला जाता है। आगे अगर हम बात करें जेनेटिक्स के कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, इनको यदि आप समझ पाते हैं तो जेनेटिक्स पूरा आपको बहुत ही मजेदार लगेगा और बहुत इजी वे में आप समझते चले जाएंगे। जैसे हम डीएनए की बात करें, डीएनए क्या है?
चलिए हम थोड़ा सा और आपके 11th के उसमें जाते हैं। आप देखे होंगे कि हर व्यक्ति में जो सेल्स होता है, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही डीएनए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। जो ये डीएनए है, क्या होता है कि डीएनए इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप अगर बात करें सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में कुछ मेटाफेज स्टेज में, इसमें मेटाफेज स्टेज में हम देखते हैं कि ये क्रोमोसोम जो होता है यानी क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में होता है, लेकिन यहाँ आपको कुछ ये धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, बट यहाँ आपको ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स में दिखाई देने लगता है, यानी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। तो डीएनए ही वो चीज है, वो मटेरियल है जो क्या करता है, कैरेक्टरों को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। आपको मैं ये बता दूं कि जो डीएनए है, डीएनए अगर हमारे बॉडी में 63 मिलियन सेल्स पाए जा रहे हैं, अगर एक हेल्दी पर्सन है तो 60 kg का अगर पर्सन है तो, और हर सेल में उसके जो डीएनए है वो सेम होता है। क्या होता है? डीएनए सेम होगा। बट ये चीज क्लियर है कि जो पूरा डीएनए है, अगर हम बात करें 2.2 मीटर्स का डीएनए होता है एक सेल में, तो ये पूरा का पूरा डीएनए कोड नहीं करता है कि वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए पूरा कोड करेगा। जैसे डीएनए से अगर हम बात करें तो आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन जो होता है वो हमारे कैरेक्टर को प्रदर्शित करने का काम करता है, यानी सूचनाओं को लाने का काम डीएनए करता है। इसे देता है एमआरएनए को, यानी मैसेंजर आरएनए को। इसीलिए डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल बोला जाता है ना। क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोमल मटेरियल इसे कहा जाता है, यानी क्रोमोसोम्स कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं हमारे में। एलील्स की अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा जीन्स पे और एलील्स पे हम लोग फोकस करेंगे। ये एक ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। तो जीन्स क्या है, थोड़ा सा जीन समझिए, एलील्स अपने आप समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, जो डीएनए का सीक्वेंस है, ये डीएनए का सारा सीक्वेंस कैरेक्टर नहीं लाता है ना। कुछ जो जेनिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं ये कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि डीएनए का यूनिट है जो फंक्शनेबल यूनिट है, जो कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, उसी को हम जीन कहते हैं। यानी आप इसको मान सकते हैं कि डीएनए का वह भाग जो कैरेक्टरों को यानी लक्षणों को प्रदर्शित करे उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहते हैं। यानी आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये फंक्शनेबल यूनिट्स होता है किसका? डीएनए का। डीएनए का क्या होता है? फंक्शनेबल यूनिट्स होता है। लेकिन अब जीन की अगर बात करें थोड़ा सा और डिटेल में मैं जाना चाहूँगा। मान लीजिए सपोज दैट हमारे आई का जो कलर है, आंखों का कलर है, ये कलर किसी की भूरी आंखें हो सकती हैं, किसी की नीली आंखें हो सकती हैं, किसी की ब्लैक आंखें हो सकती हैं। तो इसमें जो जीन है वो तो कलर के लिए है, यानी जीन आंखों के कलर को प्रदर्शित कर रहा है। बट इसमें आप कैरेक्टर्स देख पा रहे होंगे कि कैरेक्टर क्या है कि ब्लू हो जा रही हैं, उसके बाद में आप कह सकते हैं ब्राउन हो जा रही हैं, ब्राउन कलर का। तो ब्राउन कलर की आंखें हो जा रही, तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर एलील्स है। क्या है? पर्टिकुलर एलील्स है, या आप इसे कह सकते हैं एक ट्रेट्स है। जैसे हाइट का छोटा होना, बड़ा होना, है ना, यानी मीन्स डॉफनेस होना, टॉलनेस होना, ये क्या है? एक ट्रेट्स। क्या है? ट्रेट्स है ना। तो एलील्स और जीन्स
और प्लस ट्रेट्स, यानी ट्रेट मतलब कैरेक्टर, वो भी है, कैरेक्टर्स होता है। डोमिनेंस की बात करें, रिसेसिव की बात करें, तो डोमिनेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज दैट दो कैरेक्टर्स हैं, मान लीजिए एक टाल पौधा है और एक ड्राफ पौधा है, और दोनों के बीच में हम संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। जो आने वाला जनरेशन है वो, यानी दोनों के क्रॉस करवाने के बाद आने वाला जनरेशन टाल अगर उत्पन्न हो रहा है, यानी टाल जनरेशन में, आने वाले जनरेशन में दिखाई दे रहा है, तो जो यानी टाल का जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है, वहीं डाफ का जो जीन है वो रिसेसिव, जो अपने आप को प्रदर्शित ना कर पाए। आने वाले जनरेशन में दो ऐसे कैरेक्टर हो एक साथ क्रॉस करवाए जाएं जो एक अपने आप को प्रदर्शित कर ले जाए और एक उसी के सामने प्रदर्शित ना कर पाए, यानी मीन्स जैसे आप कह सकते हैं कि एक टॉलनेस पौधा है, एक डॉफनेस है, और दोनों में क्रॉस करवाया जाए तो आने वाले जनरेशन में क्या हुआ, टॉलनेस वाले सभी पौधे टॉलनेस उत्पन्न हो गए। तो वहां क्या है, जो टॉलनेस वाला जीन है वो डोमिनेंट है, और जो डॉफनेस वाला जीन है वो क्या है, रिसेसिव जीन है। हाँ, जीनोटाइप की बात करें, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो आप इस तरह समझ सकते हैं, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कह देते हैं कि इसकी नाकें जो हैं इसकी मम्मी तरह है, इसके बाल जो हैं घुघराले हैं पापा की तरह, इसके जो आंखें हैं वो भूरी हैं, इसके जो है पिताजी की तरह। तो ये क्या है, यानी बाहर से आप फिनोटिपिकली कैरेक्टर्स को देखकर बता पा रहे हो, यानी जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई दें, है ना, ऐसे लक्षण हम फिनोटाइप्स होते हैं, और जो लक्षण हम देखकर ना बता पाए उन्हें हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कैरेक्टर्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, इसमें थोड़ा सा चीजें हैं जो आपको मैं क्लियर करूंगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। क्या है समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक सेल है और सेल अभी रेस्टिंग पीरियड में है, सपोज दैट मान लीजिए रेस्ट कर रहा है बेचारा ये, और ये रेस्टिंग पीरियड में फिर क्या होता है, नॉर्मल शेप नॉर्मल साइज का होगा, और उसके बाद में ये एक्टिव नहीं होगा। लेकिन जैसे इसमें डिवीजन फेज आएगा, क्या आएगा, डिवीजन फेज आएगा, ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिप्लॉयड और हेप्लॉयड, वैसे भी जाइगोट्स वगैरह को छोड़ दिया जाए, सॉरी स्पर्म्स वगैरह को छोड़ दिया जाए, यानी गैमेट्स को छोड़ दिया जाए, तो हमारे बॉडी में जितने सेल्स हैं वो क्या है, डिप्लॉयड्स हैं। तो डिप्लॉयड्स क्या है बेटा, थोड़ा समझिए। डिप्लॉयड का मतलब ये हुआ कि जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। यानी आप इस तरह समझें कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी एक सेट अगर क्रोमोसोम है, ये पेयर अगर है क्रोमोसोम का, है ना, तो ये पेयर जो है क्रोमोसोम का, ये दोनों एक जैसे हैं। यानी अगर हम यहाँ मान लें कि कैपिटल टी से प्रदर्शित कर रहे हैं इसे, तो ये भी कैपिटल टी वाला ही कैरेक्टर रखता है। यानी दोनों अगर सेम कैरेक्टर रख रहे हैं, यानी अगर पेयर में जोड़े में पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं डिप्लॉयड होते हैं। ये 2n लिखते हैं हम इसको। और दोनों कैरेक्टर क्या है, इसके दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, एक जोड़ा अगर क्रोमोसोम्स का है, ये क्या है, जोड़ा है। जोड़ा का मतलब ही होता है सेम होना। क्या होना, सेम होना। जोड़ा का मतलब ही होता है सेम होना। और अगर ये दोनों सेम हैं तो कैपिटल टी है ना, सेम है, तो ये होमोजाइगस कैरेक्टर है। होमोलोगस भी कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्हें कहेंगे, यानी जो दोनों सेम हो। कैसे, किसमें सेम हो, सिमिलर साइज हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो, सिमिलर इसके कैरेक्टर हो, तो ये क्या है, होमोलोगस है। और इन्हें हम अगर प्रदर्शित करना हुआ तो मान लीजिए स्मॉल टी से कर रहे हैं एक को, तो दूसरा भी स्मॉल टी ही होगा, है ना। तो इसलिए क्या है, सेम कैरेक्टर। अगर एक जो जीन है, एक जो क्रोमोसोम का पेयर है, एक जोड़ा है, ये क्या करे, सेम कैरेक्टर सेम लक्षण को अगर दिखाता है, प्रदर्शित करता है, तो होमोजाइगस होगा। लेकिन वहीं दूसरा कह रहा है कि अगर ये कैसा हो, यानी एक क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम क्या है कि ये एक कह रहा है मैं कैपिटल टी की तरह हूं, यानी एक टॉलनेस को शो कर रहा है, और एक दूसरा जो है वो कह रहा है स्मॉल टी है, यानी ड्रॉपनेस को शो कर रहा है। तो दोनों क्या होगा,
यानी ये भी डिप्लॉयड ही है, बट क्या है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस होगा, क्योंकि यहाँ ये टॉलनेस को शो कर रहा है और ये इसको किसको, ड्रॉपनेस को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, एक जो जोड़ा है क्रोमोसोम का, ये अलग अलग कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। तो होमोजाइगस में यानी वन पेयर क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम कैरेक्टर को शो करें, यानी नॉर्मल शेप के हों, यानी सिमिलर शेप, सिमिलर साइज, सिमिलर स्ट्रक्चर, और उसके बाद में उसका फंक्शन भी कैसा हो, सिमिलर हो, है ना। इसी तरह हेट्रोजाइगस यानी सिमिलर शेप भी नहीं हो सकता है, मे बी, है ना। उसके बाद में कैरेक्टर्स, उसके बाद में आप साइज की बात करें या उसके फंक्शन की बात करें, यानी मीन्स वो अलग अलग कैरेक्टर्स को अगर शो कर रहे हैं, लक्षण को अगर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो हेट्रोजाइगस होंगे। क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जो हम इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों को लेकर मिलेंगे, इसलिए कि जो मेंडल्स लॉ है उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद में फिर आपको जेनेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। बस आपसे केवल इतने रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप, और उसके बाद में सारे डाउट्स को मैं आपके क्लियर करूँगा। थैंक यू।